बाहर की खबरों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। उत्तराखंड में शराब और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने शराब के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी। शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगाने से सरकार को करीब 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत त्रिवेंद्र कैबिनेट ने शराब और पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने के फैसले पर मोहर लगा दी। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। इसके तहत अब उत्तराखंड में देसी शराब की बोतल 20 रुपए और विदेशी शराब की बोतल का दाम 20 से 200 रुपए तक बढ़ाया गया है। वहीं इंपोर्टेड शराब के दाम में 475 रुपए का इजाफा किया गया है। 3 तरह की मदिरा है। एक विदेशी मदिरा जो भारत में निर्मित है, उसमें 20 रुपए से 200 रुपए। एक ओवरसीज मदिरा, उस पर 475 रुपए। एक देसी मदिरा, उस पर 20 रुपए। इससे 250 करोड़ रुपए हमें प्राप्त होने की संभावना है। ये हम अलग एक हेल्थ केयर करके ये अलग से टैक्स लगाया हमने, हेल्थ केयर करके, जो हमारे राज्य के लिए काम आएगा 250 करोड़ रुपए। इसके साथ ही कैबिनेट ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाने को मंजूरी दे दी। सरकार ने पेट्रोल के दाम जहां 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए, वहीं डीजल की कीमत में 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए की वृद्धि हमने की है। मात्र ये वही जो हमारे यहाँ वैट लगता है उस पर बस सीधा बढ़ाया हमने 2 रुपए और 1 रुपया। नए रेट है पेट्रोल के, वो हो गए 74 रुपए 55 पैसे। पेट्रोल में 2 रुपए बढ़ाए हैं। डीजल में 64 रुपए 17 पैसे, 1 रुपया बढ़ाया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार और ऋषिकेश में अस्थि विसर्जन पर लगी रोक को हटा दिया है। हमने तय किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वजन की अस्थियां लेकर आता है, वो ड्राइवर से अलग 2 लोगों को अस्थि विसर्जन के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। नहीं, वो जो भी लोग आएंगे, देखिए इसमें नंबर फिक्स क्या, मान लिया हमने कर दिया 50 और लोग आए 30 ही, तो हम 20 कहाँ से लाएंगे? सर, उनको अपने तो वो से अनुमति, हाँ, वो लेकर आएंगे, अपने राज्य से अनुमति लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में नहीं थी। हमने अपने राज्य की अनुमति आज प्रदान कर दी है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में शराब के साथ पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से उत्तराखंड सरकार को करोड़ों का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड के लिए एक राहत की खबर है। प्रदेश में 3 दिन में एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है। यहाँ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 21 है, जबकि कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या 61 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक एक शख्स की मौत हुई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 39 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। गुरुवार को 481 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 257 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 258 लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए हैं। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना से अब तक 1783 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार हो गई है। कोरोना को लेकर एम्स निदेशक का बड़ा बयान सामने आया है। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जून जुलाई महीने में कोरोना का कहर और ज्यादा देखने को मिलेगा। देश भर में पिछले 4 दिनों में 12,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। वहीं कोरोना से 1783 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार तक यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1868 हो गई है, जबकि 1130 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक कोरोना से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश के 67 जिलों में कोरोना के 3059 केस हैं, जबकि 8 जिले पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही 16 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मेरठ में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। जिले में 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इन मरीजों के साथ मेरठ में कोरोना संक्रमण के मामले 194 पहुंच गए हैं, जबकि जिले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आगरा में कोरोना से वरिष्ठ पत्रकार की मौत हो गई, जिनका एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। मैनपुरी में कोरोना का एक नया मरीज मिला, जो दिल्ली से आया था। उत्तराखंड के लिए एक राहत की खबर है। प्रदेश में 3 दिन में एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है। यहाँ कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 21 है, जबकि कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या 61 है।
प्रदेश में कोरोना से अब तक एक शख्स की मौत हुई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 39 कोरोना संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। उधम सिंह नगर में पुलिस ने किच्छा तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेता कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल राशन किट वितरण में धांधली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किच्छा तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान न किसी को लॉकडाउन का ख्याल रहा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का। बुधवार को कांग्रेस नगर अध्यक्ष अरुण तनेजा, बंटी पपनेजा समेत कई लोगों ने तहसील पर धरना दिया था। साथ ही राशन किट वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की थी। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर लिया है। लॉकडाउन चल रहा है जिसमें धारा 144 भी और जो कई चीज़ें से रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। उस रेस्ट्रिक्शन के बावजूद तहसील में कुछ व्यक्तियों ने आके किसी बात को लेकर धरना दिया था। क्योंकि ये लॉकडाउन का पूर्णतः उल्लंघन है तो तहसीलदार की आख्या के आधार पर कानूनगो की रिपोर्ट पे इसमें FIR पंजीकृत की है। FIR पंजीकृत करके इसमें विवेचना की जाए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज गुरुवार को कालीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री बांटी। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा ताकि कोरोना महामारी से जंग जीती जा सके। कालीमठ में सतपाल महाराज ने बारिश और ओलों के चलते किसानों को हुए नुकसान का जायजा भी लिया। साथ ही सीएम से किसानों की हर संभव मदद की अपील की। अगर आपको क्वारंटाइन किया गया है और आप प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर घर से निकलना चाहते हैं तो आप गलत हैं। देहरादून में ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है क्योंकि आप पर प्रशासन की पूरी तरह से नजर है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जिस ऑपरेशन रूम को आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड सरकार के ITDA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी का मॉनिटरिंग रूम है। प्रशासन किस तरह क्वारंटाइन किए गए लोगों के हर कदम पर नजर रखे हुए है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। उत्तराखंड सरकार के ITDA यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी का जो भवन है उसमें हम मौजूद हैं। ये स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम भी है। पहले एक लुक आपको दिखाता हूं कि आप देखिए देहरादून एक स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी की ओर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में टेक्नोलॉजी से भी इसको सुसज्जित करने की जरूरत है। और इसी में आप ये देखिए पूरा कंट्रोल रूम है। लेकिन इन दिनों जब कोविड-19 से हम लड़ रहे हैं तो किस तरह से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे काम आएगी, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ देखिए आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है और आपको गूगल मैप की तरह ये GPS का पूरा डाटा दिखाई दे रहा है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि कोविड में वो प्रशासन को बेवकूफ बना देते हैं, क्वारंटीन उनको किया जाता है तो उन्हें लगता है कि शायद उनको कोई नहीं देख रहा है और वो अपने क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये जो पूरा आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं ये उन लोगों की है जिनको क्वारंटीन किया गया है देहरादून में अलग अलग जगह पे, चाहे घर पे हो चाहे इंस्टीट्यूशनल इनको क्वारंटीन किया गया हो। और ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है, कहीं आपको ऑरेंज लाइन नजर आ रही है। इस लाइन का मतलब ये है कि ये अपने क्वारंटीन सेंटर से आगे बढ़े हैं, यानी इन्होंने क्वारंटीन के जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। और ये जो पूरा स्क्रीन है इसमें बाकायदा इनका नाम भी नजर आता है कि कौन शख्स कहाँ गया है, पूरी डिटेल यहाँ कंट्रोल रूम में मिलती है, पुलिस को मिलती है। और इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप क्वारंटीन सेंटर्स के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस आपके घर पहुंचती है। मेरे साथ विनोद शाह जी हैं। शाह जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हम यहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैकिंग अगर आपको पता चलता है कि फला शख्स अपने घर से बाहर निकला, क्वारंटीन किया गया था, फिर आप लोग क्या करते हैं आगे? सर, इसमें ये सूचना दी जाती है और जो कोविड कंट्रोल रूम है वहाँ से मैसेज पास होते हैं और पुलिस संबंधित थाना चौकी के पुलिस जाकर के उसको पकड़ के फिर क्वारंटाइन। जी, अगर लोग ये सोच रहे हैं कि उन पर किसी की नजर नहीं है तो ये गलत है, उन पर नजर प्रशासन की हमेशा बनी है। बिल्कुल सर, ये ICCC है, स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे बराबर इनको नजर रखी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट कितना जरूरी था और कोविड-19 के लिए किस तरह से उत्तराखंड पुलिस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं वो इस तरीके से अलर्ट हैं और आपके लिए किस तरह कोविड से बचाने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।
रुद्रप्रयाग में क्वारंटाइन सेंटर जाने से इनकार करने वाले युवक को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। पुलिस ने पहले तो युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो डंडे से उसको सीधा किया गया। युवक के पिटाई का वीडियो हालांकि सोशल मीडिया पर भी सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक दूसरे प्रदेशों से 3 युवक सुमाड़ी भरदार पहुंचे थे। यहां पर तीनों किराए के मकान में रहते हैं। मकान मालिक ने इसकी सूचना नोडल अधिकारी को दी, जिसके बाद तीनों को क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन एक युवक ने क्वारंटाइन सेंटर जाने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसे दूसरे तरीके से समझाया तो फिर आखिरकार वो साथ गया। अब आपको सुनवाते हैं कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने न्यूज स्टेट संवाददाता से क्या कुछ बातचीत की। रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के संभावित खतरे के मद्देनजर कहा है कि जून जुलाई में संक्रमित मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हो सकती है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी हमारे साथ हैं। रणदीप जी, कोरोना से जो भारत की जंग चल रही है, अभी हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि लगातार जो कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है? तो आपकी बात सही है कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़े जा रहे हैं, लेकिन इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हम टेस्टिंग भी है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। शुरू में अगर हम देखें 4-6 हफ्ते पहले हम 1000-2000 टेस्ट ही कर रहे थे, अब हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम उसका रेशो देखें कि कितने पॉजिटिव हैं और हमने कितने टेस्ट किए, तो रफली वो उतना ही है। लेकिन केसेस रेशो इसके बावजूद केसेस हम चाहते हैं कि कम हो, वो नहीं हो रहा है। इसलिए हम अभी भी केसेस जो हैं वो आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। हम एक पीक की तरफ जा रहे हैं और लगता यही है कि जून जुलाई तक ये पीक आएगा, उसके बाद ही फिर केसेस जो हैं वो कम होने शुरू होंगे। सर, लॉकडाउन 3.0 में जो छूट दी गई है कुछ सर्टेन गाइडलाइंस के द्वारा, अब तक जो 2 लॉकडाउन रहे उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार बताया गया। लेकिन ये जो छूट दी गई है इसका कुछ इम्पैक्ट देखते हैं क्या? इसकी वजह से संख्या बढ़ सकती है कोरोना के संक्रमित मरीजों? अगर हम वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो इस जंग को हम नहीं जीत सकते। हम जहाँ जहाँ पे भी इसमें छूट मिलती है उसमें हर एक नागरिक का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझें कि मैं भी इस लड़ाई का एक हिस्सा हूँ, मुझे भी इसमें आगे अपना सपोर्ट देना है। और अगर ये मैं करूँगा तो मैं इस इन्फेक्शन को आगे फैलने से रोक पाऊँगा, उस चेन को तोड़ पाऊँगा। और अगर वो चेन टूट जाएगी तो ये इन्फेक्शन आस्ता आस्ता अपने आप ही कम हो जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे थे कि अभी जो कोरोना का जो पीक है वो आना बाकी है और जून के महीने तक कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन लगातार भारत वैक्सीन बनाने की तरफ अग्रसर है और उम्मीद की जा रही है कि भारत से ही कुछ अच्छी खबर निकल कर सामने आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश अब आफत बनती जा रही है। बारिश की वजह से अब पहाड़ दरकने लगे हैं। आपको रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर हो रहे भूस्खलन की तस्वीरें दिखाते हैं। दरकते पहाड़ों से गिरते पत्थरों को देखिए, मलबे का ढेर बेहद रफ्तार से नीचे गिर रहा है। पत्थर ऐसे कि अगर कोई भी इसकी चपेट में आ गया तो उसकी गंभीर रूप से उसको चोट लग सकती है। ये मलबा गाड़ियों को भी चकनाचूर कर सकता है। भूस्खलन की ये तस्वीरें बांसवाड़ा की हैं। 6 मई को ये भूस्खलन देखने को मिला था, जिसकी वजह से सड़क को बंद कर दिया गया था। तब से ही यहां पर मलबा गिर रहा है। सड़क खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन मलबे के लगातार गिरने की वजह से सड़क खोलने में भी दिक्कत आ रही है। ये वही जगह है जहां पिछले साल पहाड़ी के मलबे में दबकर 9 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसी वजह से एहतियातन अभी मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है, जिससे कोई खतरा ना हो जाए। वहीं रास्ता बंद होने से स्थानीय लोगों को बाजार तक पहुंचने में भी दिक्कत आ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बड़े बड़े चट्टान आने से गंगोत्री हाईवे बंद है। गंगनानी और सूनगर के बीच हाईवे बंद हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे को फिर से चालू करने में वक्त लग सकता है। गंगोत्री धाम से सीमावर्ती क्षेत्रों का संपर्क कट गया है। कई लोग चट्टानों पर पैदल चलकर सफर करते देखे गए हैं। भूस्खलन की वजह से आए दिन गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी और सूनगर के बीच हाईवे बंद हो गया है। बड़ी बड़ी चट्टानें और लैंडस्लाइड होने की वजह से हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसके चलते गंगोत्री धाम समेत बॉर्डर का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। हालांकि बीआरओ मार्ग खोलने में लगा हुआ है। चट्टानों को ब्लास्ट करके तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बारिश होने की वजह से भूस्खलन हुआ है, जो लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गया है।
भारी बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी व शिवनगर के बीच रेड़ा तोप नामक जगह पर भारी भूस्खलन के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है, किंतु उत्तरकाशी जिला प्रशासन व बीआरओ युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड से हमारे संवाददाता बलबीर परमार की एक रिपोर्ट देखिए। धरासू के पास एक बड़ा भूस्खलन जोन सक्रिय हो रखा है और लगातार परेशानी का सबक स्थानीय लोग जिला प्रशासन के लिए बना हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से 100 मीटर से भी लंबा ये भूस्खलन जोन है और पूरी तरह से सक्रिय है और पूरा बरसात का मौसम अभी सर पे आने बाकी है। पर इससे पहले ही लगातार भूस्खलन से परेशानी जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने बनी हुई है और लगातार ये मार्ग बंद हो रहा है और जो लोग हैं वो फंस जा रहे हैं। वैकल्पिक मार्ग भी इसका नहीं है क्योंकि वैकल्पिक मार्ग नदी के रास्ते बनाया गया है, वो कभी भी बह सकता है। तो लगातार जो भूस्खलन जोन है अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है और इस समय हालात ये है कि जनपद में लगातार जो मार्ग मुख्य मार्ग है, लाइफलाइन है जो गंगोत्री हाईवे, वो बंद हो रहा है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना इस लॉकडाउन के समय में करना पड़ रहा है। बलबीर परमार, न्यूज स्टेट, ग्राउंड जीरो, उत्तरकाशी। मई महीने में भी केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से केदारनाथ धाम के तापमान में भारी गिरावट आ गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। हालांकि लॉकडाउन के कारण केदारनाथ में कम ही लोग मौजूद हैं। दरअसल मई महीने में भी केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। अभी केदारनाथ धाम में 5 फीट से ज्यादा पुरानी बर्फ जमी हुई है और ऐसे में नई बर्फबारी दिक्कतें पैदा कर रही है। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद लॉकडाउन के चलते भक्तों की आवाजाही बंद है। मंदिर समिति के पुजारियों के अलावा प्रशासन के कुछ अधिकारी, पुलिस के जवान और मजदूर ही केदारनाथ में मौजूद हैं। पहाड़ों में जारी बारिश से मुसीबत बनने लगी है। हल्द्वानी में जारी बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते नदी पर बना कच्चा बांध टूट गया। उधर शहर में पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी की किल्लत के चलते जल संस्थान टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई करेंगे। बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से बांध की मरम्मत के काम में भी मुश्किल आ रही है। जो गोला का बैराज का टेम्परेरी बंदा टूटा है, उसके बाद से हमने अपना कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक और 71 ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई शहर में जो है वो चल रही है। तो गोला में जिन क्षेत्रों में पानी नहीं जाता है वहाँ के लिए 19 टैंकर डिप्लॉयड किए हुए हैं। प्राथमिकता के आधार पर जो गोला के पूरे क्षेत्र हैं जो गोला से ही सप्लाई होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे वो एरिया रखे गए हैं जिनमें रेगुलर टाइम पर भी पानी नहीं पहुंचता है, क्राइसिस एरिया रहता है। उत्तराखंड में शराब लगातार यहां पर परेशानी बनी हुई है। वहीं मौसम भी काफ़ी यहां पर लोगों को परेशान कर रहा है। आने वाले 3 दिन में लोगों ने बारिश की वजह से काफ़ी परेशानी उठाई है। ओलावृष्टि से राहत मिलने वाली है, लेकिन मौसम विभाग ने दावा किया है कि पहाड़ी इलाकों को छोड़कर बाकी प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा। हालांकि चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे पहाड़ी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में किसानों से फसल काट लेने की भी अपील की है, क्योंकि इससे फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 7 तारीख मई की हो गई है, तो आज तो मौसम करीब करीब साफ है। थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी है, लाइट एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की, तो आप ये कह सकते हैं कि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। बाकी जगह प्रदेश में करीब करीब उत्तराखंड में मौसम साफ है। चमोली में बर्फ की वादियों में फॉरेस्ट विभाग के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। वन्य जीवों की तस्करी रोकने के लिए इस इलाके में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी चादर, जान जोखिम में डालकर पेट्रोलिंग करते पुलिसकर्मी। कोरोना काल में जब लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, तो जान जोखिम में डालकर ये जवान ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं, जहां वन्य जीवों की तस्करी रोकने के लिए बर्फबारी के बीच भी ये जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में वन विभाग के जवानों की टीम गश्त कर रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करके पेट्रोलिंग करना काफी जोखिम भरा है, लेकिन वन विभाग के 20 से अधिक जवान लगातार यहां गश्त दे रहे हैं। ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है,
जिसमें हम लोगों का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हम अवैध आखिर और अवैध तरीके से लोग जो जंगलों में जाते हैं उस पर हम पूरी रोकथाम कर सकें। इसके लिए हम अपने मलारी क्षेत्र में, लाता क्षेत्र में जो नंदा देवी नेशनल पार्क का एक पार्ट का हिस्सा है, और गौसरा क्षेत्र में पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं। 25 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई कर वन विभाग के ये जवान ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। हालांकि यहाँ ड्यूटी करना आसान नहीं होता, बावजूद बेजुबानों की तस्करी को रोकने के लिए यहाँ जवानों को 24 घंटे मुस्तैद रहना पड़ता है। टीम न्यूज़ स्टेट। श्रीनगर गढ़वाल पूरे गढ़वाल का सबसे बड़ा मेडिकल हायर सेंटर है, लेकिन तस्वीरें हॉस्पिटल की बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। दरअसल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज कोविड-19 कोरोना सेंटर बनने के बाद यहां का गायनी वार्ड संयुक्त अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसके चलते 2 प्रसूता महिलाओं को एक ही बेड पर रखा जा रहा है। वहीं गायनी वार्ड का 8 से 10 लोगों का स्टाफ भी एक कमरे में ही काम कर रहा है। बता दें कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग का सबसे बड़ा हायर सेंटर है, जहां जिला अस्पतालों से अधिकतर महिलाएं ऑपरेशन की स्थिति में ही रेफर की जाती हैं। रात को ही एक लोग आ रखे थे, उनके ऑपरेशन होना है 4-5 दिन के बाद में, बोल के वो लोग चली गया था। रात के करीबन 8 पौने 9 तक था, वो लोग चली गए। उसके बाद हमें कले कोई जो आ रखे उनके साथ पे वही लोग थे बैठने वाले। पापो भी लोग 4 रखे हैं। पहले हम पापो हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने हमें पौड़ी भेजा। पौड़ी के बाद उन्होंने हमें श्रीनगर भेजा। श्रीनगर में हमने व्यवस्था, वैसे कल तो ठीक थी, पर आज रात से ज़्यादा मरीज हो गए हैं और एक बेड पे 2 मरीज सोना पड़ रहा है। पूरा गायनी डिपार्टमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। वहाँ से जितने पहले तो कोरोना के लिए हुआ था, फिर पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे काम चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी बताया गया है कि 1 सप्ताह में काम हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर वहाँ पे चले जाएंगे। देवप्रयाग से चली गाडू घड़ा यात्रा चमोली जिले के डिम्मर गांव पहुंची। यहां पूजा अर्चना के बाद तेल कलश को शक्तिपीठ खांडू देवता के संरक्षण में लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापित किया गया। यहां 6 दिन तक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर में पूजा अर्चना होगी और इसके बाद 12 मई को यात्री जोशीमठ, 13 मई को पांडुकेश्वर और 14 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। 15 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। 15 मई को कपाट खुलने पर इसी तेल से भगवान नारायण का अभिषेक किया जाएगा। पहाड़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही।